वर्तमान प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, जो 5 साल लखनऊ मध्य क्षेत्र में विधायक थे और 5 साल प्रदेश सरकार के मंत्री रहे थे, वो ये क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गए और कैंट क्षेत्र ले गए। मैं पूरे 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा और उसके बाद से अब तक 250 बार मैं जेल गया हूँ और मेरे ऊपर जितने मुकदमे लगाए गए हैं सारे मुकदमे राजनीतिक हैं। एक बार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मुझको 339 वोट से चुनाव हरा दिया गया था डिक्लेयर करने के बाद। आपने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया SIR और चुनाव आयोग को लेकर, तो सरकार की तरफ से ये जवाब होता है कि जिन सीटों पर ये जीत जाते हैं वहाँ EVM को लेकर सवाल नहीं खड़े करते और जहाँ हार जाते हैं वहाँ इस तरीके की बात करते हैं। और जो आपने बैलेट पेपर की बात की, उस पर भी कहा जाता है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो खास करके समाजवादी पार्टी को इनके लठैत जो है बैलेट बॉक्स छीन लेते थे, गोलियां चलाते थे। जो आतंकवादी हैं ये भी धर्म पूछ करके हत्या करते हैं। आपको मालूम है पुलवामा में हमला हुआ और धर्म पूछ करके उनकी हत्या करने का काम हुआ। यही काम भाजपा करती है कि वो जाति और धर्म पूछ करके हमला करने का काम करती है। देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नहीं, प्रदेश के सर्वमान्य नेता। 2022 में 3 करोड़ से अधिक वोट सपा को मिलने का काम और 24 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 37 सीटें पाकर के नंबर 1 की पार्टी प्रदेश में सपा की है और केंद्र में तीसरी नंबर की पार्टी है। इसीलिए हमने कहा है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जननायक। राजनीति में आने वाले हर शख्स की कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती हैं। कोई सर्वाधिक बार विधायक बनना चाहता है तो कोई सर्वाधिक बार सत्ता में रहना चाहता है। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 1989 से शुरू हुआ ये राजनीति का सफर। पहली बार जनता दल के टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन आज जो रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है वो सर्वाधिक बार जेल जाने का है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि किसी विद्यालय से जो छात्र संघ या छात्रों के नेतृत्व का जो एक सफर शुरू हुआ वो मुख्य धारा की राजनीति में आने तक किन किन संघर्षों से होकर गुजरा। 1975 में, आज से 50 साल पहले, मैं जय नारायण महाविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था और उसके बाद देश में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ। मैं उस आंदोलन में शामिल हो गया और उस दौरान देश में आपातकाल लग गया और मैं पूरे 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा और उसके बाद से अब तक 250 बार मैं जेल गया हूँ और मेरे ऊपर जितने मुकदमे लगाए गए हैं सारे मुकदमे राजनीतिक हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन सत्याग्रह के हैं और उसमें से 241 मुकदमों में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब मेरे ऊपर कुल 9 मुकदमे चल रहे हैं, जो 9 मुकदमे प्रदर्शन और आंदोलन के हैं। उसके बाद आपातकाल खत्म होने के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ का महामंत्री हुआ और छात्र संघ के महामंत्री रहते हुए मैंने प्रदेश में कई बहुत बड़े छात्र युवा आंदोलन चलाए और छात्रों और युवकों की समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, शिक्षा में परिवर्तन को सवाल को लेकर के हमने कई बड़े आंदोलन किए और उसके बाद 89 में मैंने तत्कालीन प्रदेश सरकार की जो गृह मंत्री थी उनको चुनाव हरा करके मैं पहली बार विधायक बना। गृह मंत्री को चुनाव हरा दिया जी 89 में जो उस समय प्रदेश सरकार की गृह मंत्री थी सरबू कुमारी बख्शी, उनको मैंने चुनाव हराया और उसके बाद भी मैं लगातार जहां कहीं जुल्म अन्याय अत्याचार दमन हुआ है हम लोगों ने वहां पहुंच करके संघर्ष करने का काम किया है और इन संघर्षों में जो मैं 250 बार जेल गया हूं, उसके अलावा कम से कम 200 बार ऐसा हुआ होगा जब हमको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन या थाने से
रिहा कर दिया गया। इतनी बार जेल गए विधायक जी, क्या कभी ये नहीं लगा कि राजनीति छोड़ देते हैं? नहीं, मुझे किसी पर दमन और जुल्म होता है उसके खिलाफ लड़ने की मेरी इच्छा होती है। अगर किसी भी झुग्गी झोपड़ी वाले पर, किसी फुटपाथ दुकानदार पर, किसी गरीब व्यापारी पर, किसी मजदूर पर या छात्र युवा नौजवान पर या किसी व्यापारी पर कोई भी अगर जुल्म और अन्याय होता है तो मैं वो जुल्म और अन्याय देख नहीं पाता हूँ और जुल्म और अन्याय के खिलाफ मैं संघर्ष करता हूँ। मुझे जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं किसी पर जुल्म और अन्याय नहीं देख सकता। मुलायम सिंह यादव से पहली मुलाकात कब हुई? जब देश में आपातकाल लगा 1975 में, 20 महीने पूरा देश जेल खाना बन गया था, तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी आपातकाल के अंदर जेल के अंदर बंद थे और हम भी जेल के अंदर बंद थे। उसके बाद फिर रिहा हुए। हमारी जो है उन्होंने हमके उसमें हमने फिर आगे राजनीति करना शुरू किया और 89 में मुलायम सिंह यादव जी पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और हम पहली बार जो है लखनऊ से यहाँ विधायक हुए। 1989 में जैसा आपने बताया कि आप पहली बार विधायक चुने गए, फिर दोबारा आप 2012 में विधायक चुने जाते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर और मंत्री बनते हैं। तो ये जो दोबारा विधायक बनने के बीच का 23 वर्षों का ये जो सफ़र था, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग लगातार जनता के मुद्दों को लेके, जी। जन समस्याओं को लेकर के जी। संघर्ष करते रहे हैं। यहाँ पर 91 में जी। जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, वो चुनाव लड़ने यहाँ पर आ गए लखनऊ जी। और वो लखनऊ से सांसद हो गए। विधायक का चुनाव सांसद चुनाव साथ में हुआ जी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदावर नेता चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो हम भी थोड़े वोटों से हार गए। और एक बार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मुझको 339 वोट से चुनाव हरा दिया गया था डिक्लेयर करने के बाद। और इस तरीके से 20 में जो है हम चुनाव नहीं जीत पाए और 2012 में फिर हमने भाजपा को हराया और उसके बाद जो है हम 2016 में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बने। कहा जाता है कि इतनी बड़ी व्यक्तित्व वाली रविदास मल्होत्रा ने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और संघर्षों से वो पार्टी बनी थी। मुझे उनके साथ संघर्ष करने में बहुत खुशी होती थी और वो कई बार आंदोलनों में मेरा हाथ पकड़ करके पुलिस के बड़े से बड़े घेरे को तोड़ देते थे। लोगों ने उनसे पूछा तो कहते थे मैं जानता हूँ कि ये गोली खा लेगा, लेकिन मेरा हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं। इतना अटूट विश्वास था उनका, विश्वास था। और एक बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया जी। मुलायम सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़ा और दोनों हाथ पकड़ करके हम लोगों ने पुलिस के सारे घेरे तोड़ करके मुख्यमंत्री आवास पर हम पहुंच गए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास की दीवार पर चढ़ गए। तब उन्होंने मुझे नीचे बुलाया और उन्हें ये विश्वास था कि चाहे लाठी चार्ज हो चाहे गोली चार्ज हो, लेकिन ये कभी भागेगा नहीं। 2017 का चुनाव याद है जी। सपा कांग्रेस का गठबंधन था, आप चुनाव हारते हैं, फिर आप अपने सहयोगी संगठन पर आरोप लगा देते हैं कांग्रेस पर चुनाव हारने का। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन का खुला उल्लंघन किया। 2017 में 29 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, दोनों लोगों ने एक क्रांति से बैठ करके मेरे लिए वोट मांगे और वोट मांगने के बाद जनता से अपील करी ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक प्रत्याशी को खड़ा कर दिया और उस प्रत्याशी ने जो है वो 13,000 वोट काट लिए और भाजपा मुझसे कुछ वोटों से जीत गई। ब्रजेश पाठक चुनाव जीत गए और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने के बाद भी हम सिटिंग विधायक थे, उस समय प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री थे, तब मेरे खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने का क्या औचित्य था? केवल भाजपा जीत जाए ये उनका प्रयास था और इसलिए हम चुनाव जो है वहाँ से कुछ वोटों से हारे। लेकिन हमने चुनाव हारने के बाद 5 साल जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं को ले करके लड़ने का काम किया
और जब 2022 का विधानसभा का चुनाव आया और जिस दिन मुझको टिकट दिया गया, उस दिन वर्तमान प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो 5 साल लखनऊ मध्य क्षेत्र में विधायक थे और 5 साल प्रदेश सरकार के मंत्री रहे थे, वो ये क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गए और कैंट क्षेत्र ले गए। और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी अंतर से चुनाव हराने का काम किया। एक उप मुख्यमंत्री आपकी वजह से सीट छोड़ के भाग गए? जी, 2017 से 22 तक वो उस सीट से जो तिगड़म से जीत गए थे। मुझे मालूम था कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को खड़ा करके जो है, और खड़ा कैसे किया होगा ये तो अपने आप जो लोग जानते होंगे। और किसी बच्चे से ही पूछ लीजिए मध्य क्षेत्र के अंदर कि 2022 में ब्रजेश पाठक ये क्षेत्र छोड़ करके क्यों भाग गए थे, तो वो कह देगा कि हार के डर से भाग गए थे। क्योंकि हम विधायक रहें या विधायक नहीं रहें, हम जनता के बीच में वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही संघर्ष करते हैं। और 17 से 22 तक में ब्रजेश पाठक ने कहीं कोई काम नहीं किया था, सारा काम उस वक्त भी मैं ही करता था और लोगों को लगता था कि यही विधायक है। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2022 में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने वो क्षेत्र छोड़ दिया और 2022 से मैंने बहुत भारी अंतर से विधायक चुना गया। अच्छा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। सरकार एक दावा दिया, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। विपक्ष की तरफ से बुलडोजर को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। सरकार ये कहती है कि जब अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष को पीड़ा हो रही है। अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही होती तो फिर अपराध बंद हो गए होते। ये केवल गरीब की झोपड़ी, गरीब का कच्चा मकान, गरीब की दुकान गिराने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम में छापा डाला तत्कालीन जो है स्वास्थ्य मंत्री ने। छापा डालने के बाद वहाँ 14 करोड़ 60 लाख की वो दवाएं पकड़ी गई जो एक्सपायरी डेट की हो गई थी। हम लोगों ने मांग करी कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब घटिया दवाएं ली जा रही हैं, जो सस्ती घटिया दवाओं का इस्तेमाल अस्पताल में हो रहा है। ऐसे जो अपराधी हैं, ड्रग माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, इनके खिलाफ कहाँ कार्रवाई हो रही है। जो अपराधी है भाजपा में आ गया, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गया, तो उसके बाद जो है वो उसका अपराध खत्म हो गया। कौन लोग हैं, नाम लेना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बुक्कल नवाब थे, उस समय सापा के एमएलसी थे, उन्होंने सरकारी जमीन पर मुआवजा ले लिया था और उन पर मुकदमा चलाने की कार्रवाई हो रही थी। भाजपा भाग के चले गए और उसके बाद सारे केस बंद हो गए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे अपराधी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में गए और उनके सारे अपराध के मुकदमे बंद कर दिए गए। जब आप ये कहते हैं कि बहुत ऐसे अपराधी रहे जिन पर मुकदमे थे बंद कर दिए गए, तो एक सवाल यहाँ खड़ा होता है ना कि रविदास मल्होत्रा पर भी तो मुकदमे कई हैं, दर्जनों हैं। हमारे पर दर्जनों नहीं, 250 मुकदमे कायम हुए हैं और सारे मुकदमे प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह, धरने के मुकदमे हैं। और उसमें से 241 मुकदमे जो हैं वो मैं छूट गया हूँ और 9 मुकदमों में अंतिम जो है स्थिति आकर के छूटने की कगार पर है। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 बड़े अपराधी हैं, जिन पर बलात्कार के, हत्या के, अपहरण करने के, फिरौती मांगने के जो मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे 20 लोगों की सूची भाजपा की सरकार जारी कर दे तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि भाजपा अपराधियों की पार्टी है। वो 20 अपराधी जो इनके ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, जो हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट और फिरौती के हैं, वो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कुछ बयानों की, जो आप पर समय समय पर कुछ बयानों की वजह से आरोप भी लगते रहते हैं। अभी कुछ महीनों पहले का आपका एक बयान है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर भाजपाइयों और उन आतंकियों में कोई अंतर नहीं है जो नाम पूछकर हत्या करते हैं। जी बिल्कुल, जो आतंकवादी हैं
ये भी धर्म पूछ करके हत्या करते हैं। आपको मालूम है पुलवामा में हमला हुआ और धर्म पूछ करके उनकी हत्या करने का काम हुआ। यही काम भाजपा करती है कि वो जाति और धर्म पूछ करके हमला करने का काम करती है। तो मैंने कहा कि आतंकवादियों और भाजपा सरकार में कोई अंतर नहीं है। उनका तो यही कहना था ना कि जिस नाम से दुकान चला रहे हैं, नाम पट्टिका दुकान पर लगा दें। नाम पट्टिका लगाने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ। नाम पट्टिका लगाने का उद्देश्य यह था कि अगर कोई दलित है तो उसके वहां से लोग ब्राह्मण सामान नहीं लेगा, अगर कोई बैकवर्ड है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके सामान लोग नहीं लेंगे, तो उनकी बिक्री ना होने पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहा था। और वही नहीं, आप भाजपा की कोई भी कार्रवाई देख लीजिए, नाम बदलने की, जिला बदलने की, नाम बदलने की कार्रवाई हो, चाहे वक्फ बिल लाने की काम हो, जो भी काम हो, वो जाति और धर्म पूछ करके हमला करते हैं और वही काम आतंकवादी भी करते हैं। इसलिए आतंकवादियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अंतर नहीं है। एक और आपका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, बीते दिनों आपने रोजेदारों के साथ नमाज पढ़ी, इसको लेकर भी भाजपा ने आप पर तीखा हमला बोला। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं और हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं और वहाँ पर जो चर्च के अंदर दुआ होती है वो भी शामिल होते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वीडियो सिर्फ रोजेदारों के साथ वाला सामने ये तो चैनल वालों का जारी करने का है। बहुत सारे हमारे जागरण के वीडियो हैं, बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की पूजा है, अभी छठ पूजा हुई थी, मैं उसमें शामिल हुआ था। अब ये तो दिखाने का वो है कि पत्रकार या जो ऐसी मीडिया वो क्या चीज़ दिखाए। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। हम हर धर्म के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं और जाएंगे, हम चर्च भी जाते हैं और जाएंगे, जहाँ नमाज पढ़ने जरूरत पड़ेगी नमाज पढ़ेंगे और मंदिर भी जाएंगे। इसमें ये मेरा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। 2017 के दौरान एक आरोप लगा, 16-17 का दौर था, आप करेक्ट करिएगा, एक एक्सयूवी गाड़ी थी, कहा गया कि रविदास मल्होत्रा की गाड़ी है। नोटबंदी के दौरान पुरानी नोटों का मतलब लाखों की संख्या में पुरानी नोटें बरामद हुई। देखिए वो जो है मेरा ड्राइवर अरेस्ट हुआ था और उसमें उस समय जो है जो उसमें नोट थे वो मेरे नहीं थे। गाड़ी मेरी, मैं एयरपोर्ट पर गया था फ्लाइट से बाहर, मेरे पास टिकट थे और इसी आधार के ऊपर मैंने दिखाया कि मैं बंगलौर गया हूँ, मेरे पास पूरे टिकट थे। और वो टिकट जब गाड़ी छोड़ कर मुझको आया लौट करके, तो उस गाड़ी में कोई आदमी उसको मिल गया, उसने कहा मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा। उस आदमी की मुखबरी हो रही थी तो वो पकड़ गया, ड्राइवर भी जेल गया और मेरे पास मेरी गाड़ी और उसमें मेरी रिवॉल्वर रखी थी, मुझे मिल गई थी। आपने जब राजनीति शुरू की, लगभग 5 दशकों का आपका ये सियासी सफ़र है, उस दौर की राजनीति का जो मिजाज था और आज की राजनीति का जो मिजाज है, कितना अंतर देखते हैं? देखिए पहले लोग जो है समाज की सेवा करने का काम करते थे, जो दुखी पीड़ित थे उनकी मदद करने का काम करते थे। उस समय बदले की भावना से कार्रवाइयाँ नहीं होती थी। आज भाजपा की सरकार में बदले की भावना से कार्रवाई होती है। आज भाजपा की सरकार विपक्षी नेताओं पर तानाशाही तरीके से हमला करने का काम करती है और दमन और जुल्म से आंदोलन दबाने का काम करती है। 2024 का लोकसभा चुनाव था, समाजवादी पार्टी ने आपको यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया। जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा वो भी खूब चर्चाओं में रहा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुझे 2024 में लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया और मैंने यहाँ लखनऊ शहर में 84 वार्ड हैं, 84 वार्डों में जनसंपर्क करके जनता से सीधे जुड़ने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि मैं 5 लाख वोटों मुझे मिले। और इससे पहले कोई भी व्यक्ति विपक्ष का इतने वोट नहीं प्राप्त कर पाया। पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी लड़ी थी उनसे तो अंतर लंबा बहुत था, उनसे दुगना वोट मुझको मिला है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 16 के बीच 17 के बीच में, तो 14 से जो सापा के प्रत्याशी चुनाव लड़ा था उससे मुझको 9 गुना ज़्यादा वोट मिला है।
तो जो है ये जो मैंने संघर्ष किया, लोगों के जो मेरा जुड़ाव है, कभी भी अगर कहीं किसी गरीब की झोपड़ी, झुग्गी, फुटपाथ दुकानदार या कोई गरीब पर कोई जुल्म हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। और इसलिए मुझको इतने अधिक वोट मिले, बहुत कम अंतर से मैं चुनाव हारा, बल्कि हारा नहीं, अब तो पोल खुल गई कि वोट चोरी करके मुझको हराया गया, धांधली करके हराया गया। जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के 6 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, 5 साल केंद्र के गृह मंत्री रहे थे, 5 साल से रक्षा मंत्री थे। पूरा प्रशासन उनको चुनाव लड़ा रहा था। उनके काफिले में जिलाधिकारी की, सीएमओ की, एलडीए की, वीसी की, नगर आयुक्त की, सबकी गाड़ियां पीछे पीछे घूमती थीं। और सरकारी जितनी गाड़ियों में उनके कार्यकर्ता 10 होते थे तो 100 अधिकारी उनके पीछे घूमते थे। तो बेईमानी करके, धांधली करके, वोट चोरी करके वो चुनाव जीते हैं। और मेरी उनको चुनौती है आपके माध्यम से जी, मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा और वो रक्षा मंत्री रहें, दोबारा चुनाव करा लें और चुनाव हों बैलेट पेपर से। और अगर 1 लाख से कम वोट से हराऊंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चुनौती है राजनाथ सिंह चुनौती जी। है, हम विधायक पद से पहले इस्तीफा देंगे और वो रक्षा मंत्री रहे, वो इस्तीफा ना दें। डर नहीं लग रहा है? आप विपक्ष के विधायक हैं, अब वो कहाँ गृह मंत्री रह चुके हैं, राज्य रक्षा मंत्री हैं अभी। हाँ, तो जो प्रशासन तंत्र है, जी। गुंडा तंत्र है, वो उनके साथ है, हमारे साथ जनता है। हमको डरने की बात नहीं है। मुझसे बहुत लोगों ने कहा जब चुनाव में लड़ रहा था कि आपके घर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी। हमने कहा मेरे पास जायज 1 इंच जमीन नहीं है, नाजायज नहीं कह रहा हूं, जायज। मेरे पास एक पुश्तैनी मकान 3 बार से विधायक हैं, जायज जमीन नहीं है? 1 इंच मेरा पुश्तैनी मकान है जहां मैं रहता हूं और ये मेरा विधायक निवास है। इसके अलावा मेरे पास 1 इंच जगह नहीं है। और मैंने चुनौती दी थी और फिर दे रहा हूं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार मेरी सब तरह से जांच करा ले। और जो है मैं उनके किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरने वाला नहीं हूं। और इसीलिए सीना ठोक करके ये बात कह रहा हूं कि विधायक पद से इस्तीफा देंगे, रक्षा मंत्री दोबारा लोकसभा का चुनाव आके लड़ लें और उसके बाद 1 लाख से कम वोट से हराऊंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं जुल्म और ज्यादती करने का। यही आरोप वो आप पे लगाते हैं, कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में रहती है तो गुंडे माफिया खुलेआम घूमते हैं, कुछ नामों का वो लोग हवाला भी देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हम पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं पिछले 9 सालों की, वो तो उससे पहले की बात कर रहे हैं। आप बताओ 9 साल में उत्तर प्रदेश में 20 नहीं, हम कह रहे हैं 50 नाम बता दो जो 50 बड़े अपराधी हैं। 50 भाजपा के नेता हैं, तो बताओ कौन अपराधियों की पार्टी है? अगर हिम्मत है प्रदेश सरकार में तो लिस्ट जारी कर दें कि ये टॉप 50 अपराधी हैं जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, फिरौती की जो है मुकदमे चल रहे हैं। पूरा प्रदेश जान जाएगा, फिर आप सवाल नहीं करेंगे, फिर जनता सवाल करेगी कि ये तो 50 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अरे वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करना अलग बात है। अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो उन 50 अपराधियों को भाजपा से निकाल दें। जो अपराधी जो हैं आज सारे भूमाफिया हैं। एक आदमी ने बयान दिया है कि मुस्लिम लड़की लेकर के आओ और नौकरी पा जाओ। भाजपा के नेता बताइए, भाजपा के नेता प्रदेश में ये बयान दे रहे हैं कि लड़की लेकर के आओ और नौकरी ले लो। ये क्या अपराध नहीं है? इससे क्या हुआ है? हमारी प्रदेश में कोई भी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। आज लोगों में खौफ भर गया है कि आप जो है इस तरीके का खुलेआम बयान देने का काम कर रहे हैं। ये उसको चाहिए तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उस पर ऐसा मुकदमा लगे। और एक वही नहीं है, तमाम लोग ऐसे नेता हैं कि यहाँ तक कि शाहजहांपुर के केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो 1 साल तक एक लड़की का शोषण करते रहे, उसने बाद में बयान दिया। एक उन्नाव के विधायक हैं, वो बलात्कार के केस में सजा काट रहे हैं। सेंगर भाजपा के विधायक थे और वो सजा काट रहे हैं। सवाल फिर आपके मंत्री पर भी उठेगा ना, गायत्री प्रजापति पर।
देखिए उन पर अगर मुकदमा लगाया गया, वो जेल के अंदर बंद है और उसके बाद वो पार्टी में नहीं है, पार्टी के मेंबर भी नहीं है। और हमारी बात ये है कि अगर किसी एक का नाम है, हम तो भारतीय जनता पार्टी में 50 नाम गिना रहे हैं ना, सरकार बता दे कि ये 50 अपराधी हैं जिनके ऊपर सबसे अधिकतम मुकदमे लगे हुए हैं, वो किस पार्टी के हैं, जांच हो जाएगी, जनता जान जाएगी कि कौन अपराधियों की पार्टी है। जब हम लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं तो प्रदर्शन आंदोलन, और हम गर्व से कहते हैं कि हम 250 बार जेल गए, हमारे ऊपर 250 मुकदमे लगे हैं, लेकिन सारे मुकदमे प्रदर्शन आंदोलन सत्याग्रह धरने के हैं। तो क्या लगता है कि आपने कहा कि प्रदर्शन लगे, धरने को लेकर बात हुई, तो जो सियासत पहले नैतिकता की थी, आज देखते हैं राजनीति की पहचान, जो सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे ज़्यादा बार जिस पे हत्या के मुकदमे हैं, लंबी गाड़ियों का काफिला है, असलहों की फौज है, उसको सारी पार्टियां टिकट देती हैं। ऐसा ये अंतर कहाँ से देखते हैं? नहीं, हम जहाँ तक समझते हैं समाजवादी पार्टी ने किसी भी ऐसे अपराधी को टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो वो अपराधियों को टिकट देते हैं और अपराधी अपने क्षेत्र में इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और अगर किसी ने हिम्मत चुनाव लड़ने की कर ली और उनके खिलाफ कुछ बोला तो चुनाव के बाद ये सारे माफिया 1-2 हत्या करा देते हैं। जब आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं देती, टिकट नहीं देती, तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी या उनके संगठन के सहयोगी जो दल हैं, 2 नामों का जिक्र खूब करते हैं, अतीक अहमद का और मुख्तार अंसारी का। इन 2 नामों का जिक्र करके आपकी सरकार पर हमला बोलते हैं। मुख्तार अंसारी कभी भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक नहीं हुए और अतीक अहमद जो है वो चुनाव में लड़े थे और उसके बाद जब उन पर आपराधिक मुकदमे लगने लगे तो उनको पार्टी से हटा दिया गया था। और उनकी इसलिए करते हैं कि उनकी अतीक अहमद की हत्या करी, हत्या जो करी भाजपा सरकार ने, तो हम लोगों ने जिस स्टाइल से हत्या करी गई थी उसका विरोध किया। वो जेल से लाए गए थे, पत्रकारों से हॉस्पिटल जाने के लिए पत्रकारों का इंटरव्यू दे रहे थे और उनको पत्रकारों के सामने 3 लोगों ने गोली मार दी। पुलिस मौजूद थी क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में आए थे। फिर पुलिस ने अगर जीरो टॉलरेंस की बात थी तो उन 3 में किसी एक को गोली क्यों नहीं मार दी? तो जब हम भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, वो सवाल प्रदेश में कानून व्यवस्था का है, वो सवाल जेल से लाए गए मुलजिम की हत्या का है, वो सवाल पत्रकारों के सामने बयान दे रहे एक व्यक्ति की हत्या का है, वो सवाल जब पुलिस कस्टडी में है, हत्यारे हत्या कर रहे हैं और हत्या करने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल ये है, जब ये सवाल पूछते हैं तब ये कहते हैं अतीक अहमद की ये पैरवी कर रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा अगर पत्रकारों के सामने पुलिस कस्टडी में किसी जेल से आए हुए आदमी की हत्या होगी, और सवाल का जवाब भाजपा के पास नहीं है क्योंकि वो तीनों हत्यारे की संरक्षण भाजपा सरकार दे रही थी। तो पूरे प्रदेश में अगर गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो जाएगा तो सवाल तो हम करेंगे, सवाल करने को चाहे वो भाजपा वाले कुछ भी कहें। 27 का चुनाव नजदीक है, समाजवादी पार्टी की जीत का क्या खाका तैयार कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लग गई है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिलकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने जो SIR लागू करी है वो विपक्षी वोटों को कटवाने के लिए करी गई है। ये एक बड़ी साजिश है कि दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक लोगों के नाम काट दिए जाएं। समाजवादी पार्टी हर पोलिंग पर, हर बूथ पर PDA प्रहरी की नियुक्ति करेगी। हर बूथ पर हम लोगों के PDA प्रहरी होंगे जो वहाँ के बूथ के सब लोगों के नाम जुड़वाने का काम करेंगे। हम चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसी भी दलित का, किसी पिछड़े वर्ग का, किसी भी अल्पसंख्यक का, किसी कमजोर जाति के गरीब लोगों का हम वोट काटने सरकार को नहीं देंगे। हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को जोड़ दीजिए, वोटर कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ दीजिए। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ दे, सबका नाम लिस्ट में आ जाएगा, सब फर्जी नाम अपने आप कट जाएंगे। क्योंकि आधार कार्ड पूरे देश में
दो कार्ड नहीं बन सकते हैं। दो कार्ड नहीं बन सकते हैं तो आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ने का काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके गुजरात से 1 लाख लोगों के नाम बनारस में जोड़ दिए गए। ऐसे ही दूसरे प्रांतों से लखनऊ शहर में 50,000 नाम जोड़ दिए गए। ऐसे चुनाव जीतने का इन लोगों ने काम किया है। इसलिए हमारी मांग है कि वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाए और ये एसआईआर केवल विपक्षी वोटरों के नाम कटवाने का साजिश है। आपने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर, तो सरकार की तरफ से ये जवाब होता है कि जिन सीटों पर ये जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम को लेकर सवाल नहीं खड़े करते, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ इस तरीके की बात करते हैं। और जो आपने बैलेट पेपर की बात की, उस पर भी कहा जाता है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो खास करके समाजवादी पार्टी को कि इनके लठैत जो है बैलेट बॉक्स छीन लेते थे, गोलियां चलाते थे। जब भाजपा की सरकार है तो सरकार के संरक्षण में चुनाव होंगे तो लठैत कैसे आ जाएंगे? जब सारे अपराधियों को तो आप कहते हैं हमने मार गिराया है, तब लठैत कहाँ से आ जाएंगे? और जब सरकार की पुलिस आपके पास है तो आप पोलिंग बूथ पर पुलिस लगा करके वोटर लिस्ट में वो क्या कहते हैं बैलेट चुनाव कराने का काम करिए। और दूसरी बात ये है, चुनाव आयोग जो है ये कहते हैं बीजेपी के लोग कि जब ये जीतते हैं तो कहते हैं चुनाव ठीक हुए जी। हम लोगों ने बार बार ये कहा है और फिर आपसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक विधानसभा में 20 से 25,000 वोटों को ही लूट पाते हैं। अगर जीत 25,000 वोट से अधिक हो रही है तब हम जीतते हैं। जैसे हम चुनाव जीते 12,000 वोट से, हमारी जीत थी 37,000 वोट से। 25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लूट लिए। उनको उम्मीद थी कि 25,000 वोट लूट लेंगे या बदल लेंगे तो उससे ये हार जाएंगे। जब एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20 से 25,000 वोटों तक का ही अंतर ये कर पाते हैं, इससे अधिक वोटों से जब जीत हो रही होती है तब नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण है, जब सरकार डबल इंजन की होती है, यानी प्रदेश में और केंद्र में जब भाजपा सरकारें होती हैं तब वो बेईमानी नहीं कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल में बेईमानी नहीं कर पाए क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार थी प्रदेश में और केंद्र सरकार भाजपा की थी, तो बेईमानी वहां पर नहीं हुई, निष्पक्ष चुनाव हुए। पंजाब में चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार थी, सरकार कांग्रेस की हटी और सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, बेईमानी वहां नहीं कर पाए। तो जब जहां पर डबल इंजन की सरकार होती है बेईमानी वहीं पर होती है, और बेईमानी 20 से 25,000 वोटों की ही होती है, इससे अधिक बेईमानी वो नहीं कर पाते हैं। अब इस डबल इंजन की सरकार के सामने आप लोगों ने भी एक नारा दिया है, प्रबल इंजन की सरकार। बैनर लगे थे अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जी, एक अखिलेश यादव की कार्टून बनी फोटो थी और उस पर लिखा था प्रबल इंजन की सरकार। देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नहीं प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। 2022 में 3 करोड़ से अधिक वोट सपा को मिलने का काम हुआ और 24 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 37 सीटें पाकर के नंबर 1 की पार्टी प्रदेश में सपा की है और केंद्र में तीसरी नंबर की पार्टी है। इसीलिए हमने कहा है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जननायक हैं। बिहार चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है, तमाम नेताओं का नाम है, शिवपाल यादव का नाम उस लिस्ट में नहीं है। इसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है जी। और 20 स्टार प्रचारक इस समय बिहार में दौरा कर रहे हैं, चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं और वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बने इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय शिवपाल यादव जी प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं और प्रदेश में चुनाव की तैयारी करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं गए। आजम खान का भी नाम उस लिस्ट में है। आजम खान बीते दिनों अजमेर शरीफ पहुंचे थे, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगी तब के बारे में सोचेंगे। तो इसको आजम खान माना जा रहा है कि आजम खान की नाराजगी क्या अभी सपा से दूर नहीं हो पाई है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर गए थे,
अखिलेश उनसे मिलने के लिए आजम खान साहब से, और उनके साथ उनकी वार्ता हुई। उन्हें कोई नाराज़गी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी में हैं और आगे भी वहाँ वो रहेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। अगर उनका लिस्ट में नाम जारी नहीं करते तो आप ही सवाल करते कि आजम खान का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। इसलिए उनका लिस्ट में नाम जारी किया गया। उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो बिहार विधानसभा चुनाव में जाएंगे। वो जाएंगे जरूर, चाहे एक ही दिन के लिए जाएं। एक सरकार बड़ा आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पर और कहती है कि हमने धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करा दिया। रविदास मल्होत्रा जी अयोध्या गए? देखिए, हम अयोध्या भी गए हैं और समाजवादी पार्टी ने धार्मिक स्थलों में जितना भी विकास का काम हुआ है वो सब कराया है। चित्रकूट से लेकर के अयोध्या तक की 4 लेन किसने बनवाई? अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया। चित्रकूट में जहाँ परिक्रमा होती है, आइए आप गए हो 14 किलोमीटर, हमने कई बार परिक्रमा वहाँ पर करी है, जहाँ भगवान श्री राम जी रहे। ये भाजपा के नेता कभी चित्रकूट में जो कामदगिरी पर्वत है, इनको नाम भी नहीं मालूम होगा, आप पूछ लीजिएगा तो। कामदगिरी पर्वत है जहाँ भगवान श्री राम 12 साल से अधिक वहाँ पर रहे हैं और लक्ष्मण जी ने 12 साल वहाँ जा कर के पहरा दिया है। उसकी हमने कई बार परिक्रमा करी है। तो वहाँ सब पूरा विकास का काम सरकार ने कराने का काम किया। अब भाजपा के लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर हमने बनवाया। अयोध्या में राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के वजह से बना है और सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट ने जो है वो मंदिर बनवाया। अब भाजपा के लोग कहते हैं कि राम का मंदिर हमने बनाया, तो जो राम का प्रचार हुआ है वो हम लोगों ने किया है, इससे पहले राम का नाम था ही नहीं। अब ऐसी बातें कहते हैं कि इसका क्या जवाब दें। भगवान प्रभु श्री राम हजारों सालों से पूजा लोग उनकी करते हैं, उनके घर घरों मंदिर हैं। अब ये कहते हैं कि भगवान राम को हमने प्रमोट किया है, हमारे मंदिर बनाने से भगवान राम को लोग जान गए। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मूर्ख जो बातें वो करते हैं, उनका जवाब उत्तर देना उचित नहीं है। राजनीति से हटकर कुछ सवाल, जैसे हर राजनेता का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, फिल्मों का शौक रहा कभी आपको? हाँ, जब पहले छात्र जीवन में थे तो हम लोग पिक्चर देखा करते थे, लेकिन पिक्चर वो देखते थे जिसमें जो है वो सामाजिक और राजनीतिक जो परिवर्तन की कुछ लहर हुआ करती थी। जैसे मनोज कुमार की फिल्में आया करती थी तो उसको हम लोग देखने का। पहली पिक्चर कौन सी थी? पहली पिक्चर देखी थी हम लोगों ने क्रांति, मनोज कुमार जी की फिल्म पिक्चर थी, क्रांति थी। ऐसे ही कई पिक्चरें और भी हैं, अब तो पुराना समय हो गया, भूल भी गए, लेकिन हम लोग वो पिक्चर देखते थे जिसमें परिवर्तन की एक लीडर पिक्चर आई थी, वो हम लोग देखते थे। तो अब इस समय करीब 15 साल हो गए वो पिक्चर नहीं देखी। 15 वर्षों से? एक पिक्चर बीच में अभी आई थी जिसमें वो एसिड से वो लड़की जल गई थी, जला दी गई थी, तो उसमें एक सामाजिक पिक्चर थी। तो ऐसी पिक्चरें हम लोग कभी कभी देख लेते हैं। एक पिक्चर आई थी अभी इमरजेंसी लगी थी प्रतिभा में। जी जी जी। तो इमरजेंसी हम देखने के लिए गए थे बहुत साथियों के साथ, और उसमें देखना था कि इमरजेंसी में, क्योंकि हम बंद रहे 20 महीने जी, तो हमको देखना था कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या कुछ है, वो हम देखने। तो क्या लगा पिक्चर में सच्चाई है कुछ? हाँ, पिक्चर में सच्चाई थी। इमरजेंसी में जैसे जुल्म अत्याचार हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी के 2 रोल दिखाए गए थे। एक 71 का रोल था जिसमें उसने पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश बना दिया था, वो इंदिरा गांधी का रोल था। फिर आपातकाल जो लगा था वो संजय गांधी के दबाव से लगा था, दिखाया गया पिक्चर में। और संजय गांधी ने बहुत अधिक जुल्म और अत्याचार किए थे। संजय गांधी ने ही जब आपातकाल में इंदिरा गांधी कुर्सी छोड़ने वाली थी तो उसने कैबिनेट की मीटिंग में आकर के दिखाया था कि उसने हड़काया कि आप पद नहीं छोड़ेंगे। और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी दोनों आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिन्होंने आपातकाल में जुल्म किया था, और वही जुल्म इसीलिए आज भाजपा की सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं कि मेनका और वरुण दोनों भाजपा में हैं, तो एक सवाल ये भी तो खड़ा होता है, आप लोगों ने जेल काटा और आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस ने आपातकाल के लिए कई बार गलती मानी। ठीक। दूसरी बात यह है कि आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था और राहुल गांधी उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे।
तो राहुल गांधी का तो कोई दोष है नहीं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया, इसकी जिम्मेदारी लेकर के उसको उन्होंने माफ़ी की तक की जनता से मांग करी है। फिर भी हमारा एक और कहना है कि जो आपातकाल में जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुए थे, उससे अधिक, कई गुना अधिक आज भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। इसलिए भाजपा सरकार को हटाने के लिए हमको अन्य विपक्षी पार्टियों का भी साथ लेना पड़ रहा है। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पे अभी मायावती ने एक बड़ी रैली की और उसमें समाजवादी पार्टी पर ही वो खुलकर आक्रामक थी। अखिलेश यादव को उन्होंने दोगला तक कह दिया और कहा कि इनकी पीडीए की राजनीति छद्म है। जो बीएसपी की लखनऊ में रैली थी, ये बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइंट रैली थी। पूरे प्रदेश में सारे आरटीओ से बसें ली गई थी और वो सारी बसें बीएसपी की रैली में लगाई गई थी। बहुजन समाज पार्टी की रैली में, जो केंद्र में 11 साल से सरकार है, प्रदेश में 9 साल से सरकार है, उसके बारे में एक लाइन भी, एक विरोध भी करने का काम नहीं किया। कहीं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, इसके बारे में कोई बात कहने का काम नहीं किया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, स्वास्थ्य शिक्षा सेवा समाप्त हो रही है, उस पर कोई बोलने की बात नहीं करी। तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान बोला नहीं था, पढ़ के सुनाया था, वो पढ़ के बोल रही थी, वो बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लिखा गया था। एक आखिरी सवाल रविदास जी आपसे, आपने मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काम किया, एक लंबा समय दिया, अखिलेश यादव जी की सरकार में आप मंत्री रहे, तो क्या लगता है कि दोनों लोगों के क्रियाकलापों में कितना अंतर है? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने बहुत संघर्षशील थे, संघर्ष से पूरी पार्टी खड़ी करी और वो लोगों को खुद फ़ोन करके, जैसे वो आज दुनिया में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने मुझे खुद बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम्हारे ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी में होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, हम भी चाहते थे कि हम आपके साथ हों, और हमने उनके साथ में ज्वाइन कर लिया। तो वो संघर्षशील लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करते थे। अगर विश्वविद्यालय के अंदर कोई नेता उभरता था, छात्र नेता, तो वो उनको बुला करके, उससे बात करके उनको अपनी पार्टी में जोड़ते थे। अगर वो देखते थे कि कोई महिला बहुत क्रांतिकारी है तो उसको जोड़ते थे। तो उन्होंने वो जोड़ करके समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा रूप खड़ा कर दिया। और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो भी जो संघर्ष लोग करते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, वो भी लोगों से बहुत अधिक मिलते हैं और वो भी बहुत मेहनती, कर्मठ हैं। और इसी कारण से जो समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी जो संगठन खड़ा किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव जी की में जो है 29 सांसद तक हुए थे और अब 37 सांसद हो गए। तो उसी कारवां को जो मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था, उस कारवां को और बड़ा रूप जो है अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। तो आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य सीट से विधायक रविदास मल्होत्रा जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि मायावती ने जिस तरीके का बयान दिया वो बीजेपी की बी टीम हो चुकी हैं और 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।